हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दिवाली के पहले हम लोगों ने कुछ शुरुआत की थी, है ना। रासायनिक बंध जो हमारा अध्याय था उसकी शुरुआत हम लोगों ने कर ली थी। रासायनिक बंध में दो परमाणु कैसे आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने के पीछे उनका क्या बड़ा कारण होता है। दो कारण हम लोगों ने पढ़ लेते हैं, न्यूनतम ऊर्जा वाला और लुईस वाला, ठीक है। लेकिन उसके कुछ अपवाद भी थे लुईस के, तो वो भी हम लोगों ने देखे थे, है ना। यहां तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। उसके बाद में मैंने छोटा सा आपको एक टॉपिक लिखवाया था, है ना। टॉपिक ये था रासायनिक बंध के प्रकार, है ना। रासायनिक बंध में दो तरह के बंध थे, एक दुर्बल बंध था और एक प्रबल बंध था। दुर्बल बंध में दो थे, हाइड्रोजन और वान डेर वाल, और प्रबल बंध जो थे उसके अंदर चार थे, है ना। आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध और धात्विक बंध, है ना। तो अब हम लोग एक एक करके कुछ बंधों के बारे में पढ़ते हैं, है ना। आयनिक बंध के बारे में मैंने पहले ही बोला था आपको, सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा मैं आपको जब चैप्टर कंप्लीट होने लगेगा पूरा रासायनिक बंध। अभी हम लोग किसको कवर करेंगे? उप सहसंयोजक बंध और सहसंयोजक बंध। उप सहसंयोजक बंध का ज्यादातर पार्ट जो है वो 12th क्लास में है ना। पूरा का पूरा एक चैप्टर आता है उसमें अलग से, कोऑर्डिनेट कंपाउंड करके, है ना। उप सहसंयोजक यौगिक, है ना, पूरा का पूरा एक चैप्टर आता है अलग से। वो भी 8वें नंबर का चैप्टर है वहां पर 12th क्लास में, तो वो बिल्कुल अलग पढ़ाया जाएगा। लेकिन उसकी नॉलेज आपको अभी होनी चाहिए, उसकी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि उप सहसंयोजक बंध आखिर में बनते कैसे हैं, है ना। तो हम लोग सबसे पहले उप सहसंयोजक बंध ले लेते हैं, क्योंकि उसमें बस मुझे थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है ना। छोटा सा पार्ट है लेकिन उसके क्वेश्चन जो है वो आते हैं 11th क्लास में भी, ठीक है। तो उप सहसंयोजक बंध क्या होता है वो देख लीजिए आप, है ना। उप सहसंयोजक बंध, और इंग्लिश में इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोला जाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोला जाता है, ठीक है। अब ये उप सहसंयोजक बंध क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा क्या कहती है कि ये जो उप सहसंयोजक बंध है, ये जो उप सहसंयोजक बंध है ये एक तरीके का सहसंयोजक बंध ही है। उप सहसंयोजक बंध यह एक सहसंयोजक बंध है जिसमें एक परमाणु एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करता है किसी दूसरे अन्य परमाणु को। उप सहसंयोजक बंध यह एक सहसंयोजक बंध है, यह एक सहसंयोजक बंध है सहसंयोजक बंध है जिसमें सांजित, ऐसे देखो आप, सांजित इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक परमाणु से आता है, किसी एक परमाणु से आता है, ठीक है। फलस्वरूप उप सहसंयोजक बंध बन जाता है। फलस्वरूप उप सहसंयोजक बंध बन जाता है। फलस्वरूप उप सहसंयोजक बंध बन जाता है। अब देखो कैसे बनता है ये। एक परमाणु से सांजित इलेक्ट्रॉन युग्म आता है, सिर्फ एक परमाणु से सांजित इलेक्ट्रॉन युग्म आएगा, इसका मतलब दूसरा जो परमाणु रहेगा उसको वो ग्रहण करेगा। तो मान लीजिए आपके पास में ये दो कोई एटम है एक्स और वाई, इलेक्ट्रॉन युग्म यहां से आ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन युग्म यहां से क्यों, कब आएगा, कैसे आएगा? वो उसी अवस्था में आएगा जब उसके पास में जो बाह्यतम कोश है उसमें अष्टक पूर्ण होगा।
जो बाह्यतम कोष है उसमें अष्टक पूर्ण होगा तभी तो आएगा। बिना अष्टक पूर्ण करे कौन देगा? बजाय गरीब क्यों देगा? जो अमीर है, जो संतृप्त है, वही तो देगा। तो ये क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म इसको देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन युग्म क्यों दे रहा है? क्योंकि इसके पास में सांजित इलेक्ट्रॉन युग्म क्यों देगा? क्योंकि इसके पास में अष्टक पूर्ण है और इसके पास में एक, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो फ्री है, मुक्त है। ठीक है। और ये क्यों लेगा? क्योंकि बेचारा गरीब है, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी है ना। ये कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन युग्म कम है ना। तो ये कंडीशन होती है, ये शर्तें होती है किसकी? उपसहसंयोजक बंध बनने की, है ना। तो ये तो परिभाषा थी, और ये जो है उपसहसंयोजक बंध बनने की शर्त है। तो यहां पे लिख लो आप शॉर्ट में, उपसहसंयोजक बंध बनने की शर्त। अब देखो बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहा है, ये दान ही तो कर रहा है और ये ग्रहण कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है उसको हम लोग बोलते हैं दाता, है ना। जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दाता, है ना। जैसे आप बोलते हो परमात्मा को दाता, क्यों करते हो? परमात्मा को दाता क्यों बोलते हो? क्योंकि आपको देते रहते हो आशीर्वाद, है ना। तो यहां पर ये दाता की तरह व्यवहार करेगा और ये ग्राही की तरह, इंसानों की तरह व्यवहार करेगा, है ना। ये हो जाएगा ग्राही, ये हो जाएगा दाता। जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा वो दाता, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा वो ग्राही, है ना। तो आवश्यक शर्त क्या है उपसंयोजक बंध बनने की? कि जो दाता, पहला है कि जो दाता परमाणु है, दाता परमाणु का अष्टक पूर्ण होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, एवं कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म मुक्त होना चाहिए। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन युग्म मुक्त होना चाहिए किसके पास? दाता परमाणु के पास, है ना। दूसरा बात है ग्राही की, ये परमात्मा हो गए, भगवान, ये इंसान। इंसानों के पास क्या होना चाहिए? है ना। इंसानों के पास क्या होना चाहिए? ग्राही के पास क्या होना चाहिए? ग्राही परमाणु के पास में ग्राही परमाणु का अष्टक अपूर्ण होना चाहिए, अष्टक अपूर्ण होना चाहिए, होना चाहिए, एवं कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होनी चाहिए। ठीक है। तो दाता परमाणु समझ में आ गया आपको? दाता परमाणु कौन होगा? जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा, जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा वो दाता परमाणु होगा, और जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा वो होगा ग्राही परमाणु। ठीक है। तो ये बात हुई हमारी उपसहसंयोजक बंध की, उपसहसंयोजक बंध बनने के लिए दो शर्तें होनी चाहिए। दो शर्तें क्या होनी चाहिए? वो पूर्ण होनी चाहिए। दो शर्तों का पूर्ण होना चाहिए कि दाता परमाणु जो है
उसके पास में अष्टक पूर्ण होना चाहिए और उसके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म मुक्त होना चाहिए। दूसरा कि जो ग्राही परमाणु है उसके पास में अष्टक अपूर्ण होना चाहिए और कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होना चाहिए। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो बंध बन रहा है वो क्यों बन रहा है? क्योंकि ये दाता है और ये ग्राही। ठीक है, तो इसको हम लोग उपसहसंयोजक बंध बोलते हैं, उपसहसंयोजक बंध बोलते हैं। और दाता ग्राही की वजह से इसको दाता ग्राही बंध भी बोलते हैं, दाता ग्राही बंध, या फिर इंग्लिश में इसको डेटिव बॉन्ड भी बोला जाता है, डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, डेटिव बंध भी बोला जाता है। ठीक है, ये इसके नाम है। अब ये जो बंध बन रहा है तो इसमें ये तीर का निशान लगाया जाता है। तीर में ये बोलता है कि ये तीर का जो हेड है, सिर वाला हिस्सा, ये किसको दिखाएगा, किसकी तरफ रहेगा? ये हमेशा ये रहेगा ग्राही की तरफ। और जो पूंछ वाला हिस्सा है, टेल, ये किसकी तरफ रहेगा? दाता की तरफ। ठीक है, ये बताएगा कि इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। क्लियर? उपसहसंयोजक बंध बनने के कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण से समझते हैं भाई क्या है सीन यहां पे। उदाहरण, अगर आप उदाहरण देखोगे तो उदाहरण नंबर 1 लेता हूं मैं, सबसे पहला NH3। NH3 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, NH3 ऐसे लिखते हैं, लेकिन मुझे इस तरीके से लिखना है इसको, मेरी मर्जी। हाइड्रोजन ऐसे लगा दूं, है ना। तो NH3 के पास में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है ना भाई। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के पास में ये देखो, हाइड्रोजन 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 6 बन गए। और आउटरमोस्ट सेल में क्या होते हैं? बाह्यतम कोश से 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं वो क्या होते हैं? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, तो टोटल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसके पास में क्या है? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? एक्स्ट्रा है ना। तो एक्स्ट्रा है तो यहां पर कोई ऐसा अणु आ जाए जिसके पास में क्या हो? अष्टक अपूर्ण हो। और ये हम लोगों ने पढ़ा है ना, जो लेक्चर 3 था हम लोगों ने इसमें पढ़ा है, लुईस नियम के अपवाद, और उसमें ये था अष्टक अपूर्ण वाले। तो इनका अष्टक क्या होता है? अपूर्ण होता है। तो ये क्या करेगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देने की कोशिश करेगा ताकि इन दोनों के बीच में क्या बन जाए? बंध बन जाए। और इस बंध को क्या बोलेंगे? उपसहसंयोजक बंध। उपसहसंयोजक बंध। क्या ये दोनों अणु उपसहसंयोजक बंध बनने की शर्तों को पूरा कर रहे हैं? चेक कर लो। अभी बताया इसका तो अष्टक पूर्ण है। दाता के पास में क्या होना चाहिए? अष्टक पूर्ण होना चाहिए और एक सांजित इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो फ्री होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। कंडीशन नंबर 1 पूरी हो रही है। शर्त नंबर 2, जो ग्राही है उसका अष्टक अपूर्ण होना चाहिए। देख चुके हैं लुईस के अंदर, है ना, लुईस के अष्टक अपूर्ण वाला अपवाद था। अष्टक अपूर्ण है और कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म रखने की जगह होनी चाहिए। है भाई, ले लेगा इससे, है ना। तो ये क्या करेगा? उपसहसंयोजक बंध बनाएगा। क्लियर? ये क्या करेगा? उपसहसंयोजक बंध बनाएगा। उदाहरण नंबर 2। अच्छा, अब जो लुईस था ना, लुईस की परिकल्पनाएं जो थी वो यहीं खत्म नहीं हो जाती, अष्टक थी। लुईस ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है उसको लुईस क्षार बोला जाता है। जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है उसको लुईस का क्षार बोला जाता है, लुईस क्षार बोला जाता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है
जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है उसको लुईस का अम्ल बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? लुईस का अम्ल बोला जाता है ना। तो लुईस क्षार और लुईस अम्ल, ये लुईस के अकॉर्डिंग, जो लुईस साइंटिस्ट था ना, हम लोगों ने पढ़ा था लुईस का ऑक्टेट रूल। तो लुईस जो साइंटिस्ट था उसने क्षार और अम्ल की परिभाषाएं इस तरीके से दी। किस तरीके से? इलेक्ट्रॉन युग्म के अनुसार। ठीक है। तो दाता जो रहता है, जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करेगा? दान करेगा। दाता जो रहेगा लुईस का क्षार रहेगा और ये लुईस अम्ल रहेगा। ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो उदाहरण नंबर 2। फिर से मैं ले रहा हूं NH3 और अब की बार यहां ले रहा हूं मैं हाइड्रोजन आयन। ठीक है, H+। ये अपना अष्टक पूर्ण करके यहां पर इसके पास में इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और यहां पर अष्टक या डुप्लेट भी कंप्लीट नहीं आपकी बात, है ना। तो इसके पास में क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है ना। देखा था हम लोगों ने, कहां पे? अच्छा, आप लोगों ने दिखाया अभी तक, है ना। H+। भाई कोई भी जो अम्ल है वो क्या करता है? H+ को क्या करता है? दान करता है। तो ये क्या करेगा? अब ये H+ इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या आ गई? इसके पास कमी आ गई, लेकिन अष्टक तो वहीं का वहीं है। मतलब इसका जो कोश है वो तो वहीं का वहीं है। भाई जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मान लीजिए हाइड्रोजन है, इसमें ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन तो है ही, और न्यूक्लियस के बाहर ये क्या है? कोश तो है ही। चाहे इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, कोश तो वहीं का वहीं रहेगा ना, है ना। तुम्हारे सिर से अगर बाल गायब कर देंगे तो तुम गंजे तो हो गए। सिर तो वहीं रहेगा, सिर तो गर्दन तो नहीं काटते हैं बाल काटने वाले। तो वैसे यहां पे कहानी है, तो यहां पर कोश खाली हो गया। ये क्या करेगा? तरस खा के इसको इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। इलेक्ट्रॉन युग्म इसको देगा। तो इन दोनों के बीच में अब की बार क्या बन जाएगा? उपसहसंयोजक बंध बन जाएगा। उपसहसंयोजक बंध बन जाएगा। और उपसहसंयोजक बंध बनने के बाद में ये जो आयन है, ये बड़ा ही फेमस आयन है, अमोनियम आयन। अमोनियम आयन बन जाएगा। ठीक है। अब देखो लुईस के अकॉर्डिंग, लुईस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग के अनुसार ये NH3 जो है ये रहेगा लुईस क्षार। अभी बताया था मैंने, जो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म लेंगे वो हो जाएंगे अम्ल, है ना। ये लुईस के अकॉर्डिंग हो गया NH3 की बात, है ना। लेकिन एक और साइंटिस्ट आया इसी बीच टांग अड़ाने, वो थे ब्रॉन्स्टेड लोरी। ब्रॉन्स्टेड लोरी, लोरी कर लो आप तो। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला जो प्रोटॉन को ग्रहण करने वाला, प्रोटॉन को ग्रहण करने वाला क्षार होता है। प्रोटॉन मतलब कि H+ को ग्रहण करने वाला क्षार होता है, और प्रोटॉन को दान करने वाला अम्ल होता है। ठीक है, बात वही है ना। ये इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, इसका मतलब H+ एक्सेप्ट करेगा, सिंपल सी बात है ना। बस साइंटिस्ट ने बोलने की जो लैंग्वेज है उनकी वो अलग अलग आ गई। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या है? ये लुईस क्षार है, ये ब्रॉन्स्टेड लोरी क्षार है ना। ये ब्रॉन्स्टेड लोरी क्षार भी है और ये लुईस क्षार भी है। ये ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड भी है और ये लुईस एसिड भी है, बस डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। क्लियर? क्लियर है बच्चों?
चलो कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, जैसे ओजोन, बड़ा फेमस एग्जांपल है ना ओजोन। ओजोन में कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है, देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनेंगे सर? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में तो कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं। देखो इस ऑक्सीजन के पास में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? बायतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन के पास में भी कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन के पास में भी कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। अब इनमें से कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या कर लेंगे? अपने इलेक्ट्रॉन साझा कर लेंगे। ये साझा कर लिया इन्होंने, और साझा करने से इन दोनों के पास में तो क्या हो गया? अष्टक पूरा हो गया, अष्टक पूर्ण हो गया। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ये बेचारा अकेला रह गया, इसके पास तो बायतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो अब ये क्या करेगा? इसके पास वाले से मदद मांगेगा। ये जो पास वाला ऑक्सीजन है इसका अष्टक भी पूरा है और इसके पास में इलेक्ट्रॉन युग्म मुक्त है। तो ये क्या करेंगे? इस बेचारे ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेंगे। तो ये हो जाएगा दाता, ये हो जाएगा ग्राही, है ना। तो ओजोन O3 जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का रहता है, ठीक है। ये देखो इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर रहता है इसका ऑक्सीजन का, मतलब O3 मॉलिक्यूल का, ठीक है। यहां पर देखो ये बंध जो है ये किस टाइप का बंध है? ये है उपसहसंयोजक बंध, ठीक है। तो O3 के अंदर उपसहसंयोजक बंध और सहसंयोजक बंध दोनों पाए जाएंगे। अब ऐसे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे CuSO4 है, मैं निम्न में से कौन सा बंध है? CuSO4 में निम्न में से कौन सा बंध है? तो निम्न तो देखो ए ये है सहसंयोजक, बी संयोजक, उपसहसंयोजक, उपसहसंयोजक, ठीक है। सी आयनिक या डी सभी। तो देखो बेटा CuSO4 कैसे टूटेगा? Cu+2 में और SO4 2- में। इसका मतलब आयनिक बंध तो हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो हुआ है, मतलब आयनिक बंध की कंडीशन तो कंप्लीट हो गई। SO4 2- आप देखोगे तो इस तरीके से उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। ये यहां पर किस टाइप का बंध बन जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध। और यहां पर जो ये बंध है ये आपके पास में बंध बन जाएगा कौन सा? उपसहसंयोजक। तो इसमें चारों तरीके के बंध आएंगे। वैसे एक और एग्जांपल है H2SO4। H2SO4 बड़ा एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हो आप इसको, है ना। घर से देख सोच के लाना इसमें किस तरीके का बंध है। चलो मैं करा देता हूं। सल्फर है, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। और यहां पर जो इस ऑक्सीजन, इस सल्फर के पास में कितने होते हैं? आउटर मोस्ट शेल में 6 होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली का है। तो 1 2 3 4 हो गए, 5 6 7 8, है ना। इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी भी 2 ऑक्सीजन बाकी है भाई। ये देखो जो इस फिराक में बैठे हैं, कोई उनको इलेक्ट्रॉन दे दे। अब या तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो क्या हो जाएगा? यहां पे इसका ऑक्टेट एक्सपांड हो जाएगा, क्योंकि इसके पास तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, अष्टक पूरा हो गया। इसके अष्टक का प्रसार हो जाएगा अगर इसको ये क्या करे? इलेक्ट्रॉन साझा कर ले। तो साझा ना करके क्या करेगा? इस तरीके से ये उपसहसंयोजक बंध बनाएगा, है ना, ताकि इसका अष्टक का प्रसार भी ना हो। लेकिन इसका अष्टक का प्रसार होता है ना। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, इसका अष्टक का प्रसार होगा ही, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है कि ये दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे ही है। बस
ये आपको बताने के लिए कि यहां पर उप सहसंयोजक बंध भी होता है, और उप सहसंयोजक बंध एक तरीके का प्रकार है किसका, सहसंयोजक बंध का। तो इसको या तो आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। पुराने जो कंसेप्ट थे उनके अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर दोनों सही हैं। ठीक है, तो ये थी O3 की कहानी, CuSO4 की कहानी, H2SO4 की कहानी। तो यहां पर H2SO4 में भाई ये क्या हो जाएगा, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस में टूटेगा आयनिक मतलब एक्वस सॉल्यूशन में। तो यहां पर ये जो है आयनिक बंध भी होगा इसके अंदर। यहां पर ये देखो ये कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध भी है और ये उपसहसंयोजक बंध भी हो गया। ठीक है, तीनों तरह के बंध इसमें पाए जाएंगे। तो आज के लिए इतना काफी बेटा, कल हम लोग फिर से मिलते हैं सहसंयोजक बंधों के साथ में। ठीक है, ये आयनिक, ये जो हमारा उपसहसंयोजक बंध था ये यहीं पे खत्म होता है। आज के लिए धन्यवाद, बाय।